हाँ जी, तो कल हमने परमार वंश शुरू किया था और मैंने आपको बताया था कि परमारों की कई शाखाएं थी, जिनमें आबू के परमार थे, मालवा के परमार थे, वागड़ के परमार थे, जालोर के परमार थे, किराड़ू के परमार थे। और इधर आपके उत्पत्ति के बारे में उनकी हमने कई बातें पढ़ी थी। हम पढ़ रहे थे कि स्कंद पुराण के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि ऋषि वशिष्ठ आबू पर्वत के आसपास की जमीन पर तपस्या किया करते थे और पास में गहरा गड्ढा था और उसमें कामधेनु नाम की गाय गिर गई। सरस्वती नदी से उन्होंने विनती की तो सरस्वती की पानी की वजह से कामधेनु तो ऊपर आ गई। फिर उन्होंने हिमालय से विनती की तो हिमालय ने अपने बेटे नंदीवर्धन को खड्डा भरने के लिए कहा। वो अर्बुद नाम के नाग पर बैठकर आया था, इसलिए जो यहाँ पर पहाड़ बनाया गया उसका नाम अर्बुदचल रख दिया गया। अर्बुदचल को धीरे धीरे हमने आबू का पहाड़ बना दिया। ये कहानी और जो पाटनारायण मंदिर के अभिलेख से हमें मिलती है, वो कहानी ये कहती है कि जब भगवान परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का संहार कर दिया था, तो यहीं पर बैठकर ऋषि वशिष्ठ ने 4 क्षत्रियों की उत्पत्ति की थी अग्नि से, जिन्हें हम चौहान चालुक्य परमार प्रतिहार के नाम से जानते हैं। कुछ ऐसी कहानी चंद बरदाई अपने पृथ्वीराज रासों में बताते हैं। पद्मगुप्त या परिमल की किताब जो नव सासांक चरित है, उसकी कहानी है कि ऋषि वशिष्ठ की गाय थी नंदिनी, उसको विश्वामित्र हर के ले गए। उन्होंने अग्नि से एक बंदे को पैदा किया और उसको कहा कि गाय लेकर आओ। वह बंदा गया और गाय लेके आ गया। दुश्मन को मारने की वजह से उसका नाम कर दिया गया परमार। ऐसी कई कहानियां अलग अलग उनके बारे में हमने पढ़ी थी, परमार राजाओं के बारे में। फिर हम पढ़ रहे थे कि भाई इन परमारों में जो आबू वाले परमार हुए थे, इनके अंदर कौन बड़े बड़े राजा हुए, उन्होंने क्या काम किए थे, क्या काम नहीं किए थे, उनके बारे में हम देख रहे थे। जैसे हमने एक राजा के बारे में देखा, बड़े बड़े राजा मैं बता दूं आपको। जैसे एक धंधुक धंधुक नाम के राजा के बारे में हमने पढ़ा था कि भाई यहाँ पर एक धंधुक नाम का कोई राजा हुआ था, और उस धंधुक नाम के जो राजा था उसके टाइम में गुजरात की तरफ से अटैक हुआ और वो भाग के चित्तौड़ चला गया। उस समय चित्तौड़ में भोज परमार का राज हुआ करता था, और जो भीमदेव था गुजरात वाला, उसने यहाँ पर चित्तौड़ के आबू में विमल शाह को दंडपति बना दिया था। और विमल शाह ने बाद धंधुक और भीमदेव दोनों में संधि करवा दी, और विमल शाह ने 1031 में यहाँ पर आपके आदिनाथ जैन मंदिर का निर्माण करवाया था, जो विमल शाही मंदिर भी कहा जाता है। धंधु की विधवा बैठी थी लाहिनी, जिसने वहां पर बसंतगढ़ कह दो उसको, तो वहां पर उसने एक सूर्य मंदिर और सरस्वती बावड़ी थी उसका पुनर्निर्माण करवाया, और सरस्वती बावड़ी को अब लाहिनी बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है। फिर बीच में एक विक्रम सिंह या विक्रम देव पढ़ रहे थे, जो आपके महामंडलेश्वर की उपाधि धारण करता है और अरुणराज चौहान और कुमारपाल चालुक्य के जो बीच में जो लड़ाइयां होती है उनमें भाग लेता है। ये कहानियां हमें हेमचंद्र की पुस्तक जो कुमारपाल चरित है उससे पता चलती है, और जिन मंडनोपाध्याय की जो बुक है द्वे आश्रय महाकाव्य उससे भी पता चलती है। फिर सबसे बड़ा राजा धारावर्ष पढ़ा, जिसने दोनों का इंदिरा युद्धों में भाग लिया था। इसमें पहले युद्ध के अंदर मूलराज द्वितीय की जो माता थी नायिका देवी मोहम्मद गोरी को हराकर भगा देती है। उसमें धारावर्ष के साथ ही 2 चौहान, नाडोल का केलन और जालोर का कीर्तिपाल सोनग्रा भी शामिल थे। पर 1206 की कुतुबुद्दीन ऐबक वाले हमले में भीमदेव सेकंड था, वो हार जाता। धारावर्ष उसमें भी मुख्य सेनापति था। फिर जब इल्तुतमिश ने और यादव राजा सिंघड़ ने आक्रमण किया था, उस समय भी वीर धवल जो धोलका का बघेल राजा था, उसके तथा उसके 2 मंत्रियों वस्तुपाल और तेजपाल के कहने पर धारावर्ष उनकी तरफ से लड़ने के लिए गया था। धारावर्ष ने न केवल चालुक्यों से अच्छे रिश्ते रखे थे, बल्कि चौहान केलन की 2 बेटियां गीगा देवी और श्रृंगार देवी उसकी रानियां थी, जिनमें गीगा देवी उसकी पटरानी हुआ करती थी। वो एक ही तीर से 3 भैंसे बींत डालता था। ये पाटनारायण मंदिर वाला अभिलेख तो बताता ही है, साथ में अचलेश्वर मंदिर के मंदाकिनी कुंड के पास में बाकायदा मूर्तियां लगाई हुई है, जिनमें वो धारावर्ष धनुष लेके खड़ा हुआ है और 3 भैंसे सामने लगाए हुए हैं। उसका जो छोटा भाई था प्रहलादन देव, वो बहुत बहादुर आदमी था। उसने पार्थ पराक्रम व्यायोग नाम का नाटक लिखा है। पृथ्वीराज चौहान के हमले को उसी ने विफल किया था। प्रहलादनपुर की उसने स्थापना की थी, जिसे हम वर्तमान में तो पालनपुर के नाम से जानते हैं। तो वो बात भी हमने पढ़ी थी। फिर उसके बाद में हम राजा एक सोम सिंह देख रहे थे, जिसके टाइम में जो आपके तेजपाल था, उसने अपने पुत्र लूण सिंह और अपनी पत्नी अनुपमा देवी के लिए लूण वसई का मंदिर बनवाया था, जो वास्तव में तो नेमिनाथ जी का जैन मंदिर है। फिर एक प्रताप सिंह था, जिसने चित्तौड़ वाले जतर सिंह को हरा दिया था और चंद्रावती पर अधिकार कर लिया था, और उसका एक ब्राह्मण मंत्री था देलहन, जिसने पाटनारायण मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। फिर विक्रम सिंह के टाइम में जालोर वाले चौहानों ने इनका जो पश्चिमी भाग था दबा लिया था। कालांतर में लुम्बा देवड़ा जाता है, इन परमारों को हराकर आबू और चंद्रावती में एक चौहानों की देवड़ा शाखा का शासन स्थापित कर देता है। इतनी बातें हमने पढ़ ली थी। फिर दूसरे कोई इंपॉर्टेंट चौहान है, इनके बाद में यदि कोई इंपॉर्टेंट चौहान है तो वो है बाद में मालवा वाले। हालांकि अब बेसिकली वैसे तो हम देखेंगे तो मालवा मध्य प्रदेश का पार्ट था, अपना उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। पर अपने राजस्थान के भी कुछ ऐसे भूभाग हुआ करते थे जो उसके अंदर आया करते थे। हम केवल वो देख लेंगे कि वो कौन कौन से भूभाग थे जो इसके अंदर आया करते थे।
मैं बताता हूं, थोड़ा मालवा के परमार शुरू करने से बता देता हूं। अपने कोटा था, कोटा का दक्षिणी भाग इसमें आता था। जो प्रतापगढ़ है आपका अपना, इसका पूर्वी भाग इस मालवा राज्य के अंतर्गत आया करता था। मालवा राज्य भाई, उनका जो मालवा का जो परमारों का राज्य था उसमें ये पार्ट भी आ जाया करते थे। झालावाड़ आ जाया करता था, और वागड़ बोल दो या डूंगरपुर बांसवाड़ा बोल दो, ये वाला जो पोर्शन था ये आ जाया करता था। तो ये वाला भूभाग अपना उसमें आता था, मालवा वाले के अंदर आया करता था, इसलिए अपने को पढ़ना पड़ता है, वरना मालवा वालों का तो अपने राजस्थान जी के से क्या लेना देना। और फिर भी हम केवल उनके बड़े बड़े से राजा पढ़ेंगे, ज्यादा उनकी डेप्थ के अंदर जाएंगे नहीं। इनकी हिस्ट्री मध्य प्रदेश वाले पढ़े, हम क्यों पढ़े। पर वैसे मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपको, मालवा मध्य प्रदेश का जो अपना टच करता हुआ भूभाग है वो मालवा है। और आप मालवा जाओगे तो आपको ये एहसास भी नहीं होगा कि हम राजस्थान में खड़े हैं, मध्य प्रदेश में खड़े हैं। दोनों की संस्कृतियां बहुत मिली जुली है। जैसा कि मैं बताता हूं कि कभी जब मालवा वालों में जोर हुआ करता था तो उन्होंने राजस्थान के खूब भूभाग दबाए हुए थे। कालांतर में जब अपने मेवाड़ वालों की ताकत बढ़ी थी तो उन्होंने मालवा पर कब्जा कर लिया और मालवा के खूब सारे भूभागों पर अपना कब्जा रहा था। हम पढ़ते हैं कि जयसिंह अपना वहां पर 3 बार जाके आपका और वो बन गया था सूबेदार, मुगलों का सूबेदार बन गया था। तो मालवा के साथ में अपना रिश्ता बहुत ही नजदीक का है। ये नीमच, मंदसौर, रतलाम, इंदौर, ये वाला उज्जैन, ये वाला जो भूभाग हुआ करता था मालवा था। अपने तो रामपुरा बाकायदा उधर मालवा की तरफ ही पड़ता है, जहां पर इनको आपके दुर्गादास जी को हाकिम नियुक्त कर दिया था रामपुरा का। फिर वो वाली व्यवस्था भी हरिदास को सौंप सांप के उधर से उज्जैन चले गए थे। हम तो पढ़ते हैं दुर्गादास जी की छत्री है वही उज्जैन के अंदर बनी हुई है। तो अपने को ये लगता ही नहीं था कि ये वाला दूर क्षेत्र है, ये वाला अपना हिस्सा ही हुआ करता था मालवा। पर ऐसा कहा जाता है कि किसी समय मालव जाति हुआ करती थी और उस मालव जाति ने 2 जगह पर अपने बड़े राज्य स्थापित किए थे। एक उसने अपना राज्य स्थापित किया था पंजाब में, एक राज्य स्थापित किया था मध्य प्रदेश में। इसलिए मालवा दोनों जगह पे, मालवा पंजाब में भी है, मालवा मध्य प्रदेश में भी है। पंजाब वाला मालवा भी ज्यादातर वही है जो अपने टच करता है, जलंधर, फिरोजपुर, अबोर, फजिल्का वाला जो इलाका है उधर वाला पंजाब का मालवा है। इधर जो अपने टच करता हुआ उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, नीमच, ये वाला इलाका है, इसको भी मालवा कहा जाता है। और यूं बात थोड़ी सी साइड में चली जाएगी, बाकी मैं वैसे ही बता दूंगा। रतलाम तो जो था ना, तो रतलाम में तो बाकायदा अपने जोधपुर वालों में से एक कोई राठौड़ था और उसने जाके रतलाम के अंदर एक राठौड़ राज्य की स्थापना कर दी थी। तो अब देख लो अपना कितना कनेक्शन रहा होगा। पर अपने ध्यान देने वाली बात यह कि मालवा एक पंजाब में मालवा था, एक मध्य प्रदेश में मालवा था। फिर ये मालव जाति ने जहां पर भी और कब्जे किए उस क्षेत्र को भी बाद में मालवी बोलते थे। जैसे इनका कुछ कब्जा जयपुर और टोंक वाले इलाके के अंदर रहा था, इसलिए जब मैं आगे आपको जनपद पढ़ाऊंगा तो मैं फिर यहाँ पर मालव जनपद आपको पढ़ाऊंगा। और झालावाड़ वाला भूभाग चूंकि इस मालवा से टच करता था, इसलिए इस प्रदेश को भी खूब जगह पर आप यदि किताबें देखेंगे तो किताबों में इसका नाम भी आप मालव प्रदेश देख लेते हैं, खैर इसका नाम भी मालव प्रदेश रहा था। तो ये बातें भी याद रखना कि भाई झालावाड़ वाला पोर्शन भी अपना मालव प्रदेश में कई बार लिख दिया जाता है उसको, क्योंकि मालवा वालों का कब्जा रहा था वहां पर। टोंक और जयपुर वाला इलाका इसको भी मालव जनपद कह दिया जाता है, क्योंकि इसी टाइम मालवों का यहाँ पर कब्जा था। वैसे बेसिकली बड़े बड़े 2 मालवा है, एक मध्य प्रदेश में पड़ता है और एक पंजाब के अंदर पड़ता है। तो याद रखना ये बात है, काम की बात है, कई बार कोई यूं पूछ ले तो अपने को पता रहे किधर। अब पढ़ते हैं, देखो मालवा की परमार्श लिखा हुआ है। राजधानी, बेसिकली राजधानी इनकी थी धारा नगरी। मध्य प्रदेश में वही मालवा के अंदर धार नाम की जगह पड़ती थी, धार का दो या धारा नगरी का, तो वो उनकी राजधानी हुआ करती थी। हालांकि कहते हैं थोड़े टाइम के लिए बाद में बीच में उज्जैन भी राजधानी बनी थी, लेकिन बाद में वापस धारा नगरी शिफ्ट कर गए थे। धारा नगरी याद रखना, या उज्जैन थोड़ा बहुत याद रखो, तो उज्जैन भी इनकी कुछ समय के लिए राजधानी रही थी। तो धारा नगरी या उज्जैन मान लो जो राजधानी रही। अपने जो बड़े बड़े राजा पढ़ने वो पढ़ने, तो एक मुंज नाम का राजा था जो यहाँ का 7वां राजा था। उससे पहले 6 और बन गए थे, वहां का 7वां राजा था और ये बड़ा राजा था। जैसा कि लिखा उपाधियां, तो इसने खूब सारी उपाधियां धारण की थी। जैसे इसकी उपाधि मिलेगी आपको वाकपति राज, इसकी उपाधि मिलेगी उत्पल राज, इसकी उपाधि है अमोघ वर्ष,
इसकी उपाधि है पृथ्वी वल्लभ। इसकी उपाधि है श्री वल्लभ। एक याद रखना, ये कवियों का बहुत सम्मान करता था, इसलिए एक उपाधि है कवि वृष। ये वाली थोड़ी इंपॉर्टेंट ज्यादा है कि विभिन्न कवियों का आश्रयदाता होने की वजह से इसकी उपाधि क्या थी, तो कवि वृष वाली उपाधि याद रखना राजा मुंज की। तो राजा मुंज 7वां राजा था इस वंश का, या मालवा के परमारों का 7वां राजा था। उसकी उपाधियों में कवियों का आश्रयदाता होने की वजह से कवि वर्ष उपाधि है। फिर ये भी थोड़ी बहुत दिमाग में रहे तो वाकपति राज, उत्पल राज, एक जैसे से नाम है, अमोघ वर्ष, पृथ्वी वल्लभ, श्री वल्लभ, तो ये नाम भी थोड़े थोड़े से याद रख लेना आप। याद रहे तो आपके ठीक है, नहीं तो कवि वर्ष से याद रखना आपने। अच्छा, इसमें मैं थोड़ी बात और बताता हूं, देखो आपको। अच्छा, ये इसमें लिख दिया गया गलती से, चलो मैं बताता हूं। देखो, एक बात मेरी बताई हुई है, हालांकि मैं वापस रिपीट कर देता हूं आपको। किसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था? चित्तौड़ का तो मैं एग्जैक्टली ज्यादा कहूं तो मेवाड़। किसने मेवाड़ पर आक्रमण किया था? उस समय मेवाड़ का राजा हुआ करता था अपना शक्ति कुमार। उस समय इसने आघाट या आहट जिसको अपने कहते हैं उसको तोड़ दिया था। आघाट या आहट को तोड़ दिया था इसने। और ये जो जानकारी है ये हमें उस हस्ती कुंडी वाले अभिलेख से मिलती है, क्योंकि धवल कहता है कि मैं गया यार, मैंने जाके बचाया। धवल ठीक लोगों को बचा बचा के आता है। धवल राठौड़ वाला जो अभिलेख है वो ये जानकारियां देता है कि मैंने इन लोगों को बचाया था। तो याद रखना कि राजा मुंज ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। राजा शक्ति कुमार उस समय मेवाड़ के राजा थे, उनके टाइम आक्रमण किया, आघाट या आहड़ को तोड़ दिया था। ऐसी जानकारी हमें हस्ती कुंडी अभिलेख देता है, जिसमें राजा धवल राठौड़ वो कहता है कि तब मैं गया था और मैंने जाके उस समय मेवाड़ वालों की सहायता की थी। तो कुल मिलाकर अपने को बड़ा बताना चाहता है, ऐसी बातें करता है। और थोड़ा सा जब पढ़ने लगे तो मैं थोड़ी बातें और बता देता हूँ। इस राजा मुंज के दरबार में कई विद्वान थे। जैसे एक विद्वान का नाम है हलायुद्ध, और हलायुद्ध ने एक किताब लिखी थी अभिधान रत्नमाला। ये किताबों के नाम थोड़े याद रख लेना, कोई कई बार उठा के पूछ ले। फिर इसी के दरबार के अंदर हुआ करता था आपका पद्मगुप्त। मेरे बिना कही आपकी किताब याद आ जानी चाहिए, पद्मगुप्त या परिमल, जिसकी बुक हुआ करती थी नव सासांक चरित। एक धनंजय और याद रखना, खूब सारे थे पर ये 2-3 याद रखना। और धनंजय की किताब है 10 रूपक। तो आपने जब कहा कि इसकी उपाधि कवि वृष है, तो पता चले कि कौन कौन से कवि इसके दरबार में थे। तो हलायुद्ध थे जिन्होंने अभिधान रत्नमाला लिखी थी। पद्मगुप्त या परिमल था जिसने नवसासांक चरित लिखी थी, जो परमाणुओं की उत्पत्ति के विषय में भी विचार करती है। और धनंजय की किताब है 10 रूपक। वापस देख लो, थोड़े गोलमोल हो रहे हो आपके। तो मालवा के परमार पढ़ रहे हैं हम। मालवा के परमारों की राजधानी धारानगरी थी, फिर कुछ समय के लिए उज्जैन आई, फिर वापस धारानगरी चली गई थी। इसकी उपाधियों में बाकी तो याद रखनी है, वाकपति राज, उत्पल राज, अमोघ वर्ष, पृथ्वी वल्लभ, श्री वल्लभ। सबसे ज्यादा याद रखने वाली उपाधि तो कवि वृष है, क्योंकि इसने कवियों को आश्रय दिया था। और कौन कौन से कवियों को आश्रय दिया? तो हलायुद्ध जिसने अभिधान रत्नमाला लिखी, पद्मगुप्त जिसने नवसासांक चरित लिखी, धनंजय जिसने की 10 रूपक लिखी। और इसी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था शक्ति कुमार के समय में, आघाट या आहड़ को तोड़ दिया था। हस्ती कुंडी अभिलेख जो 997 AD का अभिलेख है, जिसमें राजा धवल राठौड़ हस्ती कुंडी का राजा, वो कहता है कि मैंने उस समय जाके चित्तौड़ वालों की हेल्प की थी। और हम मालवा इसलिए पढ़ लेते हैं क्योंकि कोटा का दक्षिणी भाग, प्रतापगढ़ का पूर्वी भाग, झालावाड़ और वागड़ अपने इस मालवा के परमारों के अधीन आया करते थे, इसलिए थोड़ी थोड़ी अपनी बातें आ जाती है। सिंधुराज, और कोई बात नहीं सिंधुराज की। ये कहते हैं इस मुंज का ही भाई हुआ करता था सिंधुराज, और वास्तव में तो मुंज ने सिंधुराज के बेटे भोज को गोद लिया था और कहा था भाई भोज को राजा बनाया जाएगा। पर मुंज के लिए ऐसा कहते हैं कि मुंज चालुक्यों के खिलाफ लड़ने के लिए गया था और उस लड़ाई के अंदर लड़ता हुआ मारा गया था। तो भोज को राजा बनाना था, पर भोज बच्चा था तब तक, तो सिंधुराज जो इसके पिता थे वो राजा बन गए। ये भी कहते हैं बड़ा राजा हुआ, आसपास के कई राजाओं को जीता, इसलिए इसी को कैरेक्टर बना के वो किताब लिखी हुई है पद्मगुप्त की।
तो ये थोड़ी सी याद रखना कि पद्मगुप्त वाली जो किताब है नव सासांक चरित, तो ये नव सासांक इसकी उपाधि है। चरित का मतलब एक तरीके से जीवनी होता है, तो नव सासांक की जीवनी। तो नव सासांक कौन है? तो ये सिंधुराज। नवीन साहस का संचार किया, इसलिए नाम कर दिया गया नव सासांक, और कुछ ही नहीं है अपने आप में। तो ये कोई सिंपल सा कभी क्वेश्चन है कि पद्मगुप्त की पुस्तक नव सासांक चरित में कौन से परमार राजा का वर्णन किया गया है? तो सिंधुराज का वर्णन किया गया है। तो शायद जो पद्मगुप्त है वो मुंज के दरबार में तो थे, कालांतर में कंटिन्यू रहे होंगे सिंधुराज के दरबार में, इसलिए उन्होंने इसके ऊपर वो किताब लिख दी होगी, इसको ट्रिब्यूट कर दिया होगा किताब को। भोज परमार, हम जानते हैं भोज परमार के बारे में, बहुत बड़े राजा रहे भोज परमार, बहुत बड़ा नाम है भोज परमार का। और इन्हीं भोज परमार ने खूब सारी किताबें लिखी है। 2 किताबें पक्की याद रहे आपके, श्रृंगार मंजरी, संस्कृत में लिखी हुई एक बुक है श्रृंगार मंजरी, ये तो याद, भाषा याद रहे तो कोई बात नहीं। एक किताब है कुर्म शतक, श्रृंगार मंजरी तो वैसे व्याकरण की सी बुक है, कुर्म शतक है, ये प्राकृत भाषा में है। ये वाली चीज जरूर थोड़ी याद रख लेना। काव्य है, कविता है कुर्म शतक नाम से, 2 काव्य लिखे हुए हैं उनके ही। तो ये श्रृंगार मंजरी और कुर्म शतक 2 पक्की याद रखना। बाकी और खूब सारी किताबें हैं पर इतनी ज्यादा याद नहीं करनी। भोज खूब बड़े विद्वान व्यक्ति थे। ये चित्तौड़ पर आक्रमण नहीं है, ये लिखना मुंज में था, शायद इधर गलती से लिख दिया गया, ये आप काट लेना। फिर मैंने बताया था कि मुंज ने आक्रमण किया था, लेकिन बाद में भोज भी चित्तौड़ के अंदर रहा था। और ये बात मैं तीसरी बार रिपोर्ट कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि जब ये चित्तौड़ के अंदर रहे थे तब इन्होंने एक मंदिर बनवाया था, त्रिभुवन नारायण मंदिर। और त्रिभुवन इनकी खुद की उपाधि थी, भगवान शिव का मंदिर है, त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाया था। बाद में कुमारपाल चालुक्य के टाइम में हम इसका नाम देखते हैं समिधेश्वर, वो इसका नाम चेंज कर देता है समिधेश्वर मंदिर। तो वहां पर कई बार स्टूडेंट के समझ में नहीं आता कि कौन किधर से आ गया, तो आप ये वापस याद रख लेना कि कौन किधर से आ रहा है किधर जा रहा है, तो वो बातें भी आपके दिमाग में रह जानी चाहिए। और फिर हम पढ़ते हैं कि मोकल ने बाद में इसका वापस पुनर्निर्माण करवाया था, तो इसको अब मोकल जी का मंदिर भी कहते हैं। मैंने और बताया था कि अद्भुत प्रतिमा की वजह से अद्भुत जी का मंदिर भी कह दो भले आप, या इसको अद्भुत जी का मंदिर कह दो, सारी एक ही बात है। तो ये भोज परमार वही है, मुंज परमार का भतीजा मान लो एक तरीके से, और ये यहाँ पे चित्तौड़ के अंदर बैठा हुआ है और ये सब ये व्यवस्थाएं करवा रहे हैं। तो ये बातें याद रखना भाई भोज की। एक और सबसे अच्छी बात, जैसे हमने पढ़ा था कि अजमेर में विग्रहराज चतुर्थ ने एक सरस्वती कंठाभरण नाम की पाठशाला बनवाई थी, वैसी की वैसी एक पाठशाला का निर्माण इसने भी करवाया था, संस्कृत पाठशाला। नाम उसका कई जगह तो आता है सरस्वती कंठाभरण, और कई जगह सरस्वती सदन भी। सदन से समझ जाओगे मां सरस्वती का घर, तो सरस्वती सदन कह दो या भले सरस्वती कंठाभरण कह दो, करवाया। कहते हैं इसने यहां पर मां सरस्वती की मूर्ति भी लगवाई थी, सरस्वती की मूर्ति। सरस्वती का एक नाम और लिया जाता है वाग देवी, वाक मतलब बोली की देवी, तो वाग देवी की मूर्ति कह दो या सरस्वती की मूर्ति कह दो आप। तो कई बार अपन नहीं कहते कोई अच्छा गाता है तो अपने कहते हैं अरे इसके तो कंठों में सरस्वती विराजमान है, तो वाक बोलने की शक्ति देने वाली देवी कौन है? तो सरस्वती है। तो वाग देवी की मूर्ति कह दो या सरस्वती की मूर्ति। आप चेक करना थोड़ा सा, ये जो वाग देवी वाली मूर्ति है ना, ये अपने जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है उसके ऊपर है, वो विद्वानों को दिया जाता है। विद्वान होगा उसको विद्या की देवी तो पूजी जाएगी अपने आप में वहां पर, तो मां सरस्वती। तो वो जो चिन्ह है ज्ञानपीठ पुरस्कार वाला मां सरस्वती का, वो यही मूर्ति है, सेम वो भोज परमार वाली मूर्ति है। और ये जो संस्कृत पाठशाला थी, इसकी दीवारों के ऊपर एक तो खुद वाला नाटक कुर्म शतक इसकी दीवारों पर था। जैसे हम पढ़ते हैं कि विग्रहराज चतुर्थ ने अपना नाटक हरकेली उसकी दीवारों पर लिखवा दिया था, इन्होंने कुर्म शतक लिखवाया था। और एक और बाद में आगे चल के यहाँ इनका एक राजा हुआ था अर्जुन वर्मा, सुनना बात थोड़ी गौर से। परमारों का एक राजा हुआ था अर्जुन वर्मा, बड़ा राजा हुआ। अर्जुन वर्मा का एक विद्वान है मदन, और मदन की एक बुक है पारिजात मंजरी, नाम कितने अच्छे अच्छे। पारिजात मंजरी नाम की एक बुक है, उस पारिजात मंजरी की जो रचना है या उसकी जो लाइनें हैं वो भी इस पाठशाला के अंदर है, संस्कृत पाठशाला के अंदर। अभी तक ये शिलाएं मिली, हालांकि कहते हैं इस पे तो और भी खूब सारी थी, भर्तरी की जो किताबें थी उनकी पंक्तियां भी यहाँ पर लिखवाई हुई थी। पर अपने 2 याद रखना, एक तो खुद भोज द्वारा लिखी गई प्राकृत भाषा की कुर्म शतक है, उसकी 2 कविताएं इसके ऊपर है,
एक अर्जुन वर्मा नाम के जो राजा थे, उनके कवि थे मदन, उन मदन की जो बुक है पारिजात मंजरी, वो भी इसके ऊपर खुदवाई हुई थी, इसकी शिलाओं पर खुदवाई हुई थी। वो 2 शिलाएं तो मिल गई वहां पर। बाकी कहते हैं इसको जब मुस्लिम आक्रमणकारी आए तो उन्होंने सरस्वती के मंदिर को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया था, यहाँ पर मस्जिद बना दी थी। उस मस्जिद को आप बोलते हैं कमाल मोला। कमाल मोला मस्जिद बना दी गई थी यहाँ पर। तो याद रखना भाई, ये तो बड़ी जोरदार सी बात है कि भोज ने धारा नगरी के अंदर वहां पर अपनी संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। इसको सरस्वती कंठाभरण या सरस्वती सदन कहा जाता है, जिसकी शिलाओं पर उसने खुद के प्राकृत काव्य के 2 नाटक कोरम शतक लिखवाए थे, और अर्जुन वर्मा के कवि मदन की रचना पारिजात मंजरी की पंक्तियां भी वहां पर खोदी हुई थी। ये बाद में किसी ने खुदवा दी होगी, पर बाद में तोड़ दिया गया, इसको मस्जिद बना दी गई। मस्जिद को आजकल अपने इसको क्या बोलते थे, कमाल मोला नाम की मस्जिद है। और इसमें जो सरस्वती की मूर्ति थी, वही हमारे ज्ञानपीठ पुरस्कार का जो चिन्ह बना हुआ है, वो सरस्वती की मूर्ति है। राजा भोज बहुत बड़ी चीज रहे अपने आप में। और तो राजा भोज के बारे में एक और बात बताऊं तो मैं आपको, ऐसा कहा जाता है कि राजा भोज ने ही आपकी एक झील बनाई थी, भोजपुर। भोजपुर झील इन्होंने बनवाई थी, जिस भोजपुर झील को आजकल आप कहते हो भोपाल। तो ये जो भोपाल झील है, ये वास्तव में भोजपुर है, और उसी से बाद में इसका नाम भोपाल भोपाल हो गया होगा, भोजपुर से करते करते। तो कई बार जब भी कोई आता है भोपाल का भी नाम बदल दें, तो भोपाल का जिस दिन भी नाम बदला जाएगा, उस दिन नाम क्या कर दिया जाएगा, उसका भोजपुर कर दिया जाएगा। तो ये आप याद रखना। मालवा वालों में 2 बड़े राजा याद कर लेना, इसके बाद वाले तो इतने कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट राजा नहीं है। फिर मालवा में जब खिलजी आ गए थे ना, खिलजियों ने इनका, अलाउद्दीन खिलजी ने इन मालवा वालों को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया था। परमारों का राज्य इनके खिलजी खत्म करते हैं। बाद में ये भाग के अपने आ गए थे अजमेर, अजमेर की तरफ आ गए थे ये परमार। और फिर इन्हीं के अंदर वो एक आपका महपा पंवार है, जो कुंभा के समकालीन है, जो वहां पर आपको मोकल को मरवाने में आपकी मुख्य भूमिका चाचा मेरा महपा पंवार जो अपने पढ़ते हैं, तो वो यही था। चाचा मेरा को तो मार दिया था बाद में, महपा पंवार बाद में इससे कुंभा से माफी मांग लेता है, इसके पास यहीं पे रहने लग जाता है। और फिर एक हमने पढ़ा था करमचंद पंवार, जिसके पास में सांगा शरण लेता है, तो वो भी इन मालवा वाले परमारों के वंशज थे, जो खिलजियों ने जब वहां पर इनको उजाड़ा तो ये भाग के अपने अजमेर की तरफ में आ गए थे। तो करमचंद पंवार जिसके पास सांगा ने शरण ली थी, थोड़ी सी समझाने वाली सी बात है। वागड़ के परमार इन मालवा वाले परमारों का हिस्सा थे, मुझे लगा ये भी अपने थोड़ा सा पढ़ ही ले अपने आप में। राजधानी, इनकी राजधानी बड़ी जोरदार जगह भाई, अर्थुणा। बांसवाड़ा में अपने एक जगह पड़ती अर्थुणा, या पुराने टाइम में इसको बोलते थे उथथुणक। अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध नगर, शानदार से राजधानी थी इनकी, अर्थुणा कह दो, उथथुणक नगर कह दो, तो वो इनकी राजधानी हुआ करती थी। और तो ज्यादा कोई बड़े राजा नहीं, थोड़ी बहुत 1-2 बातें याद रखने वाली सी है, जो याद रख लो आपने। एक मंडलिक नाम का राजा हुआ था, जिसने एक जगह पड़ती है पाणाहेड़ा बांसवाड़ा में, वहां पर अपने नाम से एक मंदिर बनवाया था, मंडलेश्वर। मंडलिक खुद था तो मंडलेश्वर मंदिर बनवा दिया। और एक इसका बेटा था चामुंडराज, उस चामुंडराज ने राजधानी अर्थुणा में एक मंडलेश्वर मंदिर और बनवाया था अपने पिताजी के नाम पर। तो मंडलिक ने पाणाहेड़ा में खुद के नाम पर मंडलेश्वर मंदिर बनवाया, इसके बेटे चामुंडराज ने अर्थुणा में अपने पिता के नाम पर मंडलेश्वर मंदिर बनवाया। ये मालवा एग्जैक्टली, तो मालवा के अंदर एक परमार राजा हुए थे कृष्णराज। उन कृष्णराज का जो बड़ा बेटा था वो तो आपके मालवा का राजा बन गया, और उनका एक छोटा बेटा था डंबर सिंह। वो डंबर सिंह इधर अपने वागड़ की तरफ आ गया था। तो वास्तव में जो वागड़ वाले परमार है, वो मालवा के कृष्णराज के छोटे बेटे डंबर सिंह के वंशज है। फिर एक विजय राज है, जिसके बारे में कहा जाता है कि अंतिम राजा था इधर वागड़ वाले परमारों का। तो साहब इसको किसने उखाड़ फेंका, तो वापस याद करो, मैंने बताया कि कीर्तिपाल सोनग्रा ने मेवाड़ के सामंत सिंह को हरा दिया था। तो सामंत सिंह को जब उधर मेवाड़ से भगाया था, तो सामंत सिंह भाग के एक बार इधर आ गया था, और उसने आके इसको हटा दिया, और यहाँ पर वागड़ वाले इलाके में गुहिल वंश की स्थापना करती थी। तो इसको सामंत सिंह कीर्तिपाल सोनग्रा से हार के यहां पर आ गया था, और मेवाड़ में गुहिल राज्य की स्थापना ये करता है। अब आप देख लो, कीर्तिपाल सोनग्रा 1181-82 के आसपास में थे, उसी टाइम में आपका सामंत सिंह है,
और सामंत सिंह के लिए कहा जाता है कि ये बाद में पृथ्वीराज चौहान की तरफ से तराइन के दूसरे युद्ध में लड़ा था और लड़ता हुआ मारा गया था। तो ये बात भी सामंत सिंह के बारे में कही जाती है। बाद में इसके जो एक कोई वंशज था वो तो इधर वागड़ में रह गया, और कोई इसके दूसरे वंशज थे वो वापस उधर मेवाड़ गए, मेवाड़ में वापस जीत के सोनगरों को हटाकर वापस अपना शासन वहां पर स्थापित किया था। तो दो चीजें याद रखना, मालवा वाले परमार और वागड़ वाले परमार एक ही शाखा है। तो मैंने आपको ये भी पढ़ा दिया यहाँ पे, और इनसे जुड़ती हुई बात है कि गोहिलों का राज्य इन परमारों को उखाड़ के किया गया था, तो मैंने ये भी बता दिया आपको। वो पढ़ने की आवश्यकता नहीं, मुझे लगता नहीं कि जालोर वाले परमार और किराड़ू वाले परमार उनमें ले दे के दो दो चार चार राजा के नाम है कि ये एक एक अभिलेख मिला है कोई, और जालोर वाले परमारों के 7 राजाओं के नाम मिलते हैं, और इधर किराड़ू से कोई अभिलेख मिलता है उसमें 4 राजाओं के नाम है। खाली नाम है और कोई ज्यादा अपने पास जानकारी है नहीं। मैं नोट्स में आपके लिख दूंगा, आप सीधी सीधी सी वहां से पढ़ लेना, और कोई बात तो है नहीं। आगे पढ़ लेते हैं। आपने देखो, मैंने जब गोहिल वंश पढ़ाया था शुरू में, तो मैंने गोहिल वंश में केवल मेवाड़ रियासत पढ़ाई थी, मेवाड़ के अलावा बाकी रियासतें मैंने आपको नहीं पढ़ाई थी। तो मेवाड़ में गोहिल थे, उनके आसपास में भी कई जगह पे गोहिल थे। डूंगरपुर में गोहिल थे, बांसवाड़ा में गोहिल थे, प्रतापगढ़ में गोहिल थे, और शाहपुरा में गोहिल थे। अपने ये पढ़ लेते हैं भाई, ये गोहिलों की रियासत है और कैसे कैसे स्टेब्लिश भी थोड़ा याद रह जाए। तो आप सीधा सीधा वो भी याद कर लेना कि गोहिल अपने राजस्थान में कहां कहां थे। तो एक तो मेवाड़ तो बता ही दिया, फिर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और शाहपुरा, यहां पे गोहिल और हुआ करते थे। सबसे पहले सामंत सिंह उधर गया, तब ये वागड़ वाले परमार हुआ करते थे। वागड़ में डूंगरपुर बांसवाड़ा दोनों आता था। परमारों का विजयराज को उखाड़ फेंकता है, सामंत सिंह वहां पर शासन अपना स्थापित कर लेता है। तो शुरुआत में तो वागड़ था, इसको डूंगरपुर या बांसवाड़ा नाम से अलग अलग नहीं बोलते थे, इसको वागड़ ही बोला करते थे। सामंत सिंह लिखा हुआ है, तो इसने परमार शासन समाप्त किया। अब इनमें वैसे सीधी सीधी फैक्चुअल बातें हैं, दो दो चार चार राजा है, तो बता दिया कि कभी इधर से क्वेश्चन निकले तो आपके थोड़ी सी दिमाग के अंदर बात आ जाए। तो इसने परमार शासन को समाप्त कर दिया था, और परमार शासन को समाप्त करके यहाँ पे गोहिल राज्य स्थापित किया। परमारों के टाइम में राजधानी हुआ करती थी इसकी तब आपके अर्थुणा, और जब सामंत सिंह ने यहाँ पर वागड़ के अंदर गोहिल राज्य स्थापित किया, तो इसने वागड़ के अंदर अपनी राजधानी बनाई थी बड़ौदा। इसने बड़ौदा को अपनी तरफ जगह पड़ती है भाई, डूंगरपुर के अंदर बड़ौदा नाम की जगह है, उसको इसने अपनी राजधानी बना लिया था बड़ौदा को। फिर एक डूंगर सिंह आया, उसने कहा नहीं वैसा अपने नया नगर बसाएंगे, तो इसने डूंगरपुर की स्थापना कर दी, इसको राजधानी बना ली, यहां पर किला बनवाया, डूंगर सिंह ने बनवाया इसलिए डूंगरपुर हो गया। याद रखना कि वागड़ के परमारों का शासन मेवाड़ के गोहिल वंशी सामंत सिंह ने उखाड़ फेंका था, क्योंकि सामंत सिंह को कीर्तिपाल सोनगरा से हार कर इधर आना पड़ गया था, वागड़ की तरफ आना, शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा था। और उसने कहा कि अब इधर आ गए तो क्या करें, तो ये परमार बैठे हैं, इनको हटा दो अपने यहाँ से। हटा के उसने बड़ौदा को राजधानी बनाया था अपना। और फिर डूंगर सिंह आया जिसने डूंगरपुर की स्थापना की, यहाँ पर किला बनवा लिया और इसे अपनी राजधानी बना लिया उसने। फिर सोमदास में तो कोई बात नहीं, लिख लिया ये नाम। तो उदय सिंह याद रखना आपने, खूब सारे राजा थे, सोमदास को लिख दिया गया, कोई बात नहीं अपने। उदय सिंह के बारे में एक बात आप जानते हो, मैंने बताया था वागड़ का उदय सिंह 1527 के खानवा युद्ध में भाग लेते हैं, काम आता उसमें। खानवा युद्ध में इसने भाग लिया था और उसके अंदर लड़ता हुआ मारा गया था संगा की तरफ से। फिर इसके 2 बेटे थे जिनमें राज्यों का बंटवारा हो गया। वागड़ का 2 टुकड़े कर दिए गए, एक टुकड़ा कर दिया गया डूंगरपुर, एक टुकड़ा कर दिया गया बांसवाड़ा। 2 बेटे, डूंगरपुर दे दिया पृथ्वीराज को, बांसवाड़ा दे दिया जगमाल को। माही नदी, जो माही नदी है उसको बाउंड्री बना दिया गया, कहा भाई माही नदी के एक तरफ तो आ जाओ, एक तरफ वाला राज्य आ जाएगा वो तो पृथ्वीराज को दे दो, वो तो डूंगरपुर है, और एक तरफ वाला बांसवाड़ा, मतलब जगमाल को कहा कि तू उधर चला जा भाई, उस साइड के अंदर चला जा। बाकी डूंगरपुर तो अब राजधानी बनी हुई थी, तो पृथ्वीराज तो वहीं पे रह गया, और ये आपका उस साइड के अंदर चला जाता है। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना आप।
कि आपको कोई पूछेगा कि वागड़ का 2 गुहिल राज्यों में विभाजन किसके बाद हो गया था, तो उदय सिंह के बाद हो गया था, जब उसका बड़ा बेटा पृथ्वीराज जो है वो डूंगरपुर रख लेता है और एक बेटे जगमाल को आपके बांसवाड़ा दे दिया गया था। उदय सिंह खुद 1527 के खानवा युद्ध में लड़ता हुआ सांगा की तरफ से वीरगति को प्राप्त हुआ था। आस्करण के बारे में आपकी बातें पढ़ी हुई है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। चंद्रसेन को सहायता दी थी, पढ़ते हम, ये बात मेरी बताई हुई। अब चंद्रसेन को सहायता दी तो किसके समकालीन हो गया? अकबर के समकालीन हो गया। तो मान सिंह ने आक्रमण किया था यहां पे, और तब इन्होंने अकबर की अधीनता भी स्वीकार कर ली थी। पर ये न तो अकबर की तरफ से कभी लड़ने के लिए गया था, बस मान सिंह आया, हमले वगैरह हो तो इन्होंने कहा ठीक है यार, हम तो तुम्हारी बात मान ले, अधीनता वगैरह स्वीकार जरूर कर लेते हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई युद्ध वगैरह में भी भाग नहीं लिया था, उल्टा प्रताप की हेल्प और करते थे यहाँ पे तो। और इनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं साथ देते ही थे, अकबर के खिलाफ ही रहे थे। वो हमला वगैरह हुआ तो एक बार सरेंडर करके जरूर यूं का दिया कि भाई हाँ ठीक है हम संधि मान लेते हैं, पर कभी बेचारा कोई लड़ने के लिए गया नहीं था। वैसे मैं और बताऊं, ये भूभाग भले ही मेवाड़ से अलग हो गए थे, पर मेवाड़ वालों को हमेशा लगता था ये हमारे हैं, इसलिए मेवाड़ वाले अक्सर इनसे टैक्स वगैरह नहीं लिया करते थे, डूंगरपुर बांसवाड़ा वालों से। हाँ, अब कई बार क्या होता, इनमें कोई लूंठा बन जाता डूंगरपुर बांसवाड़ा में, मेवाड़ वाला इतना ताकतवर नहीं होता, तो बाद में ये कहते टैक्स नहीं देंगे, तो कहते साहब डूंगरपुर बांसवाड़ा स्वतंत्र हो गए। फिर कोई उधर से कोई तेज तर्रार आता, वो वापस झापड़ मार मार के कहता इधर लाओ टैक्स लाओ, टैक्स कैसे नहीं दोगे? तो मेवाड़ हमेशा ये मानता ही था कि टेरिटरी हमारी है और हमारे पास में रहनी चाहिए। फिर कोई मुगल बादशाह आ गए थे, तो इनमें से कोई मुगल बादशाह के पास जाता है, कहता है बाबूजी इनसे तो पीछा छुड़ा हो रहे, मेवाड़ वाले और पीछे पड़े हुए, तो मुगल बादशाह उधर से कह देता है नहीं भाई स्वतंत्र लिख दिया जाए इसको। और बताऊं, जब तक मेवाड़ शक्तिशाली था ना अपने, तब तक तो मेवाड़ का ये मानना था कि पूरा राजस्थान ही हमारा है, और सब जगह से आगे टैक्सन लेके जाया करते थे। तो कुंभान, सांगान, नागौर में क्या मांग रहे हैं, पर उनको लगता था आप हमारे अधीन हो, आओ यहाँ पे तो टैक्स दे के जाओ। अब ज्यादा दूर था तो कई बार कोई नागौर में यहाँ कोई शक्तिशाली बना, उसने कहा टैक्स नहीं दूंगा, तो भाई ने उधर से अटैक किया, अटैक करके टैक्स लेके गया। मुझे तो ये भी बड़ा अजीब लगता है, जब क्या है कि सांगा का राजस्थान के राजाओं ने साथ दिया था, राजस्थान के राजा उसके अधीन लड़ने के लिए पहुंचे, नहीं पहुंचते ना वो बैंड बजा देता तुम्हारी, लोग सांगा कहते हैं उसको, तुम सारे उसके कहीं ना कहीं टेरिटरी के अंदर आया करते थे। अब सांगा के बाद में मेवाड़ का वर्चस्व इतना नहीं रहा, इसलिए तुम बाद में रावण महारावण राजा महाराजा बनने लगे। बाकी जब तक मेवाड़ का सूरज चमक रहा था ना सांगा तक, तब तक तो उन सबसे टैक्स लेके जाया करता। इवन आमेर वाले तो भारमल तक मेवाड़ वालों के सामंती थे, कि जो पृथ्वीराज हम पढ़ते हैं कि पृथ्वीराज सांगा की तरफ से लड़ने के लिए गया था खानवा के युद्ध में, तो पृथ्वीराज सामंत है उनका, लड़ने नहीं जाएगा तो करेगा क्या? भारमल के टाइम में भारमल का बेटा भगवंत दास तो उदय सिंह के दरबार में रहा करता था वहां पर। फिर भारमल को लगा यार अपने तो खुद के परिवार में लड़ाई हो रही है, इस परिवार वाली लड़ाई को कैसे सुलझाया जाए, तो उसने अकबर से संधि की। जब अकबर के साथ संधि हो गई, तब उन्होंने मेवाड़ वालों का अब हम तुम्हें टैक्स नहीं देंगे, और उसने भगवंत दास को वापस बुला लिया था। तो मेवाड़ बड़ी टेरिटरी रही थी, उसका इन सब भूभाग पे ऊपर कब्जा ही रहा था। इवन मालवा से लेके डूंगरपुर बांसवाड़ा ये पूरा मेवाड़ वाला, और बाकी राजस्थान को भी टेरिटरी ही माना करते थे कि हमारा है और आपको हमारे झंडे के नीचे आना पड़ेगा। अपने राजाओं में एक ये जरूर हुआ करता था कि यहाँ पे मेवाड़ वालों ने इधर उधर मान लो कहीं पे आक्रमण भी किया, हरा दिया, उसे टैक्स लेके आ गए, प्रत्यक्ष कंट्रोल नहीं कर पाए कभी भी। और उनको लगता था यार आवागमन की कमी है, ट्रांसपोर्टेशन है नहीं, कम्युनिकेशन है नहीं, यदि कब्जा कर भी लेंगे यहाँ पे तो भी ज्यादा लंबे समय तक कब्जा अपना चल नहीं पाएगा, तो इससे अच्छा है बढ़ने दो यार, कब्जा उब्जा करके तो अपने क्या ही करना है, टैक्स लो और वापस चले जाओ। और रेगुलर उसको कहते तू टैक्स देता रहा कर, फिर कोई टैक्स नहीं देता तो वापस आक्रमण करने के लिए आ जाएगा। ये सब जगह इनमें चलता ही रहता था। हाँ, फिर एक राजा और है क्या नीचे, जसवंत सिंह सेकंड, ये आपके 1818 में अंग्रेजों के साथ संधि कर लेते हैं। ये नाम याद रखना, कई बार कोई सिंपल से क्वेश्चन सुमेलित करने वाले टाइप का क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन कौन से राजाओं ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी, तो ऐसा कुछ भी आ जाए जसवंत सिंह सेकंड। इसके बारे में एक बात और कहते हैं कि 1845 में अंग्रेजों ने इसको हटा दिया था। हंटर नाम का कोई अंग्रेज अफसर हुआ करता था, उसने इसको हटा दिया था और ये बाद में वृंदावन चला गया था। तो ये याद रखना भाई,
कि डूंगरपुर के कौन से शासक को अंग्रेजों ने बीच में हटा दिया था, तो जसवंत सिंह सेकंड को हटा दिया था। कब किया उन्होंने ऐसा? 1845 में। और फिर वो कहां चला गया था? वृंदावन। कई राजाओं को ऐसे हटाया गया था। भरतपुर में किशन सिंह जी थे, उनको हटा दिया था। आपके अलवर के अंदर जय सिंह था, उसको हटा दिया था। तो अंग्रेज कई बार यूं राजा चेंज कर दिया करते थे, हमेशा कहते हैं कि उनके मनमाफिक नहीं होता तो उसको चेंज कर दिया करते थे। तो वृंदावन चला गया था बाद में जसवंत सिंह सेकंड। इतनी बात है, बड़े बड़े से राजा कई पढ़े हुए हैं, दो दो चार चार बातें मैंने और बता दी उनकी। आस्करण के टाइम में कहा जाता है कि वेणेश्वर वाला जो शिव मंदिर है वो आस्करण के टाइम में बना था। हालांकि जब मैं आगे संत माऊ जी पढ़ाऊंगा तब मैं इस वेणेश्वर मंदिर की और खूब सारी बातें करूंगा, पर आप थोड़ा सा याद रख लेना इतना, इसके टाइम में बना था। तो वेणेश्वर मंदिर है, मैंने फोटो दिखा दिया आपको। माही, सोम और जाखम नदियों के संगम के ऊपर वेणेश्वर धाम बना हुआ है, भगवान शिव का बहुत प्यारा सा मंदिर है। बांसवाड़ा मैंने बताया आपको, उदय सिंह 1527 के खानवा युद्ध में लड़ते हुए मारे गए। तब तक आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा दोनों एक साथ हुआ करते थे, तब एक साथ थे। और बाद में उनके दोनों बेटों में विभाजन हुआ। एक बेटे पृथ्वीराज को तो डूंगरपुर दे दिया, एक बेटे जगमाल को आपके क्या दे दिया? बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा का इतिहास तो हम जगमाल से ही शुरू करेंगे। तो वागड़ से अलग हुआ। वागड़ से अलग हो गया था। और आप ये कह दो कि बांसवाड़ा का प्रथम शासक, बांसवाड़ा का प्रथम गोहिल शासक प्रताप सिंह। इसलिए मैंने ये नाम यहाँ पे लिख लिया कि ये आपके महाराणा प्रताप के समकालीन है, इसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। पर वही बात है, उधर से हमला हुआ तो संधि वगैरह कर ली, लेकिन ये महाराणा प्रताप के साथ खूब रहे थे। हम पढ़ते हैं कि दिवेर वाले युद्ध में तो इन बांसवाड़ा प्रतापगढ़ वालों ने सबने अपनी सेनाएं और भेज दी थी। तो एक बार कोई उधर से आक्रमण हुआ था, ठीक है तुम्हारे साथ है, तो याद रखना भाई कि आप इधर जब अपने मेवाड़ में प्रताप सिंह था तो उधर भी प्रताप सिंह हुआ करता था। दो ही बड़ी बड़ी कोई बात। एक और याद रखो था, सर ये आ गया ना बांसवाड़ा, यहां पर एक राजा था उमेद सिंह, जिसने आपके 1818 में अंग्रेजों से संधि की थी। 1818 में अंग्रेजों से संधि कर लेता है। इसका नाम भी थोड़ा सा याद रख लेना। फिर आ जाओ प्रतापगढ़ का इतिहास, कोई ज्यादा बड़ी बातें नहीं। कुंभा याद है, कुंभा के पिताजी मोकल, मोकल के एक तो कुंभा तो था ही, कुंभा का मैं सही नाम बताऊं तो आप कह दोगे सर कुंभकर्ण। एक छोटा बेटा और था, इसका नाम था श्यामकरण। तो एक तो आपके कुंभकर्ण और एक श्यामकरण। श्यामकरण को लगता था कि पापा के मरने के बाद अपने राजा बनेंगे, पर कुंभा डाकी आदमी था, उसने कब्जा कर, वो मेवाड़ का राजा बनना ही था, वो राजा बन गया। श्यामकरण की महत्वाकांक्षाएं पूरी हुई नहीं, तो श्यामकरण बाद में इसको सादड़ी की जागीर दी हुई थी। प्रतापगढ़ में जो सादड़ी पड़ती है, तो सादड़ी की जागीर मिली हुई थी। कुंभा के मरने के बाद में जब उद्दा थोड़ा बीच में से यूं डामाडोल सा राजा बना, तो इन्होंने कहा भाई अब हमारा अलग है। तो प्रतापगढ़ की जो एक अलग राज्य है उसकी स्थापना करने वाले ये श्यामकरण ही है। और वैसे बेसिकली तो श्यामकरण का बेटा था, वो वहां का अलग से राजा वगैरह बनता है। पर मेवाड़ वाले कभी इनको मानते ही नहीं थे कि तुम अलग से राजा हो। मेवाड़ वालों का ठीक है ये टेरिटरी तुम्हारी है, पर हमारी तरफ से लड़ने के लिए आना होगा तब आना ही पड़ेगा। ये कुंभा का भाई है, याद रखना, और सादड़ी पे कब्जा करता है। और अब आपको लग सकता है कि नहीं सर ऐसे कैसे आना पड़ता होगा, मेवाड़ की तरफ से क्यों लड़ेंगे अगले? तो आपने खुद ने पढ़ा है कि बाघ सिंह चित्तौड़ के दूसरे साके में कर्मावती का जब जोहर होता है उसमें देवलिया का बाघ सिंह, तो शुरुआत में इन्होंने देवलिया को अपनी राजधानी बनाई थी। देवलिया नाम की जगह है वहां पर, इसको राजधानी बना लेते हैं यार, यहां पर रहेंगे अपने। और ये बाघ सिंह था, ये मेवाड़ के दूसरे साके में तो काम ही आया था। द्वितीय साके का नेतृत्व करता है केसरिया का। तो मैंने और बताया था कि इससे पहले खानवा के युद्ध में भी यही था, खानवा वाले में बच गया था। तो मेवाड़ वालों ने इसको कहा कि भाई अब इधर आ, एक बार सेवा का मौका और दे। इस बार बेचारे लड़ते हुए यहां पर शहीद हो गए थे। ये बात अपनी पढ़ी हुई है इनके बारे में, बाघ सिंह। और मैंने बताया था कि इस वजह से इनको देवलिया दीवान कहा जाता है, क्योंकि इनकी राजधानी उस टाइम देवलिया हुआ करती थी। और दीवान मेवाड़ के राजा की जो सीट थी उस पर ये उस दिन बैठ के केसरी को लीड कर रहा था, तो सब देवलिया दीवान कर दिया जाए। सामंत सिंह जो है आपका, ये बाद में 1818 में
अंग्रेजों से संधि करता है। तो इसने 1818 में अंग्रेजों से संधि की थी। तो याद रहेगा, उधर जसवंत सिंह सेकंड था, इधर उमेद सिंह था, इधर ये सामंत सिंह था। ये उदय सिंह, इसी ने आपके देवलिया से प्रतापगढ़ को राजधानी बनाया था। बीच में एक प्रताप सिंह आया था, उसने प्रतापगढ़ की स्थापना की थी और ये राजधानी को प्रतापगढ़, एग्जैक्टली प्रतापगढ़ राजधानी को यही लेके आया था। पहले इनकी राजधानी देवलिया हुआ करती थी, तो भले देवलिया का दो, भले प्रतापगढ़ का दो, बात वो एक ही। पंजाबी में कहते हैं टोडी बोती कोले कोले। लो अब शाहपुरा और पढ़ लेते, छोटे छोटे 5-5 बातें हैं जिनके बारे में आपके मन का वहम मिट जाना चाहिए। वरना कई बार मैं पढ़ाता नहीं हूं तो कोई स्टूडेंट सर डूंगरपुर और बांसवाड़ा रह गए, बाकी शाहपुरा तो आपने करवाया नहीं। लो भाई जुम्मे जुम्मे शाहपुरा आ जाए। अभी मेवाड़ रियासत थी, मेवाड़ रियासत में एक परगना हुआ करता था जिसका नाम था फूलिया। फूलिया परगना हुआ करता था। फूलिया परगने के एक सामंत बने सुजान सिंह। प्रताप वाले जो बेटे थे अमर सिंह प्रथम, उनके पोते थे। भाई भतीजों को जागीरें तो मिलती थी। ग्रैंड सन ऑफ अमर सिंह फर्स्ट, उनके पोते हुआ करते थे। 1631 का टाइम है, मुगल बादशाह बना हुआ है शाहजहां। शाहजहां मुगल बादशाह हुआ करता था। शाहजहां की और सुजान सिंह की थोड़ी अच्छी बनती थी। मेवाड़ के राजा हुआ करते थे जगत सिंह प्रथम, जगत सिंह फर्स्ट मेवाड़ के राजा। वापस सुन लो, जगत सिंह फर्स्ट मेवाड़ के राजा है। उनके एक फूलिया परगने का सामंत है सुजान सिंह, जो उधर से यदि लीनेज में देखा जाए तो अमर सिंह प्रथम का पोता है। वो भी तो देख लो आप, जो जगत सिंह जी है वो भी आपके अमर सिंह प्रथम के पोते हो जाएंगे। अमर सिंह का बेटा कर्ण सिंह, कर्ण सिंह का बेटा जगत सिंह। तो उधर तो अमर सिंह के टाइम में कोई अमर सिंह का दूसरा भाई रहा होगा जिसको फूलिया की जागीर दी गई होगी, उसका बेटा और पोता तो इधर फूलिया का सामंत बना है। और इधर जो आपके है वो मेवाड़ के राजा जगत सिंह प्रथम बने। शाहजहां मुगल बादशाह है, संधि हो गई थी आपके अमर सिंह के टाइम में, संधि हो गई थी। और ये कहते ही थे कि भाई युवराज जाएगा उधर, मेवाड़ का युवराज सहायता करने के लिए जाएगा। तो बाकी सामंत वगैरह भी जाया करते थे। सुजान सिंह नाम का सामंत था, शाहजहां के साथ में अच्छी बनने लग गई। शाहजहां ने 1631 में कहा कि भाई साहब आज से फूलिया आजाद है, आज से जो फूलिया है वो मेवाड़ वालों के अंडर में नहीं रहेगा, अलग है। लो साहब एक छोटी सी रियासत बन गई फूलिया। अब सुजान सिंह जी को लगा यार अपने तो सब कुछ करवाने वाला कौन है, शाहजहां। शाहजहां की वजह से ही ऐसा हुआ है। तो सुजान सिंह जी ने कहा कि अब अपना एक नया नगर बसाएंगे। उसने एक नया नगर बसा दिया शाहजहां के नाम पर, इसका नाम है शाहपुरा। और उसके बाद ये अपने नया नगर बसा के राजधानी वहां पे लेके आ जाता है शाहपुरा। और उस राजधानी के नाम पर इस रियासत को भी हम शाहपुरा बोलने लग जाते हैं। राजस्थान की सबसे छोटी रियासत हुआ करती, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी कोई रियासत थी तब तो अपनी हुआ करती थी ये जोधपुर, मेवाड़, नवकोटी, मारवाड़। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी सी इतनी सी चिन्नी सी कोई रियासत हुआ करती थी तो शाहपुरा। और शाहपुरा वालों को तो कभी फीलिंग भी नहीं आई थी कि हम रियासत है। मेवाड़ वालों के बीच में था, उनका तुम तो हमारे ही हो, ये तो भले हो बापड़े गोरे आए। तब शाहपुरा वालों ने जाके कोई कागज पानड़ दिखाए कि वो बीच में शाहजहां अलग तो करके गया था, ये मानते नहीं है। गोरों ने कहा अलग से संधि करेंगे, उन्होंने बाद में अलग से संधियां करके इसको अलग से दर्जा दे दिया। छोटी सी रियासत थी, पड़ी थी। गोरों के आने के बाद राजस्थान में लड़ाइयां वैसे ही बंद हो गई थी, कोई दो रियासतों को लड़ने देते नहीं थे आपस में। तो फिर मेवाड़ वाले दोबारा इस पे कब्जे कर ही नहीं पाए थे। आपके दिमाग में यह आ जाना चाहिए कि यार ये शाहजहां ठीक है, इसने 1631 में बूंदी को तोड़ के कोटा बनाया था। और यहाँ पर आपके ये जो मेवाड़ है उससे तोड़ के एक रियासत अलग और कर देता जिसको फूलिया कहा जाता था। और फूलिया का सुजान सिंह था, उसने ये शाहपुरा नाम का एक नया नगर बसा लिया था। तो ये बस इतनी बात याद रख लेना। तो ये गोहिलों वाली सारी रियासतें हो गई भाई। तो बड़ी बड़ी सी ये सारी बातें तो अपने यहाँ पर आ गई। कल एक थोड़ा सा मैं जो मंडोर वाले प्रतिहार थे उनके बारे में और बता दूंगा। क्या टोंक, धौलपुर, यहाँ पे कोई इक्का दुक्का कोई राजा बने हैं तो उनके जो बड़े राजा है जिनके बारे में पढ़ा जाना चाहिए। आप ये मत समझना कि यहाँ पे राजा इतने बने, राजा खूब सारे बने होंगे पर अपने को लेना देना है नहीं। मैंने कई बार जो आपको बातें बताई कि हमारा उद्देश्य इनकी वंशावलियां याद करना नहीं है, कोई ढंग के राजा रहे तो उनके बारे में हम पढ़ लेंगे। हालांकि अर्थुना में यहाँ पे मंदिर खूब सारे अच्छे हैं, तो जब हम मंदिर पढ़ेंगे तो वहां पर एग्जैक्टली वो बातें भी हम कर लेंगे। यहाँ पर मेरा उद्देश्य थोड़ा सा चीजों को मिलाना था आपस में, कि इधर वाला आस्करण आए तो आपके दिमाग में आ जाए कि हाँ यार ये वही है जो चंद्रसेन के टाइम में आया था, या बांसवाड़ा वाले प्रताप सिंह की बात बता दी जाए। वरना कई बार दिमाग में आता है कि हम पढ़ते हैं दिवेर के युद्ध में इसने सहायता की तो यहाँ का राजा कौन था। तो वो तमाम बातें अपने दिमाग के अंदर रहनी चाहिए के ही आक्रमण का सामना किया जाएगा। किला इतना मजबूत था कि दुश्मन जल्दी से अंदर घुस भी नहीं सकता है।
वाकई सुल्तान की सेना कई दिनों तक बाहर पड़ी रही, किला फतेह नहीं कर पा रही थी। एक बार फिर से वही इतिहास दोहराया गया। इस बार फिर किसी व्यक्ति ने एक विश्वासघात किया। एक व्यक्ति जो उनके चक्कर में आ गया था, उसका नाम था बिक्का दहिया। दहिया जाति का सरदार था, बिक्का नाम था उसका। वो बिट्रायल करता है। उसको अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कहा गया कि यदि तुम हमारा साथ देगा, किले के अंदर घुसने का रास्ता बता देगा, तो हम कानड़ देव और वीरम देव को मारने के बाद तुझे जालोर का राजा बना देंगे। और ये एडवांस टोकन मनी पकड़, जितने रुपए चाहिए उतने। धीरे बिका दैया उनकी बातचीत में आ गया। उसने कहा ठीक है बता दूं। तो कहा बता, किले में किधर से घुसा जा सकता है? उसने कहा ये तो मैं नहीं जानता एग्जैक्टली कि आप किले में किधर से क्या घुसेंगे, पर मैं किले की कमजोरी बता सकता हूं। क्या कमजोरी है? कहा किले की एक साइड की दीवार कच्ची है, यदि उस साइड से आप तोड़ सको दीवार को तो दीवार टूट जाएगी, आप अंदर घुस जाना। बाकी पूरे किले की दीवार पक्की है, यहां से तो अंदर नहीं घुस पाओगे। अलाउद्दीन ने कहा बता वो कहां से कच्ची है? उसने कहा ये तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कहां से कच्ची है, मेरा सुना हुआ है कि इस किले की दीवार कच्ची है। सुल्तान है, वो थप्पड़ मारूंगा मंगते, पूरी बात तो बता, वरना पैसे किस बात की दिए, पैसे रख दे। अरे उसने कहा सुनो तो सही, एक तरीका और बताता हूं। तो दीवार कच्ची है ये मुझे पता है, कहां से कच्ची है ये नहीं पता, पर कच्ची का पता कैसे लगाते हैं ये मुझे पता है। उसने कहा यार पता तुम बता क्या है बात। राई होती है, राई का बीज देखा होगा आपने, राई होती है अपने सरसों जैसे से दाने होते हैं राई के। उसने कहा राई एक ऐसा बीज है जिसे यदि कच्ची जमीन में रोपा जाए तो रात रात में फूट जाता है, अंकुरित हो जाता है, जमीन में दरारें आ जाएगी। तो इस किले के चारों तरफ राई डलवा दो, जहां से फूटेगी राई वहां कच्चा है। अलाउद्दीन ने कहा शाबाश मेरे शेर, जियो मेरे लाल, क्या सूचना दी है। अलाउद्दीन खिलजी ने मुनादी करवाई कि आसपास में जिस किसी के पास जितनी राई हो वो लेकर आए, मुंह मांगे दामों पर खरीदी जाएगी। लोग बोरे भर भर के राई लेकर आए। सुल्तान ने मुंह मांगे दामों पर राई खरीदी, उसके चारों तरफ राई डलवा दी। सुबह जहां से राई फूटी पता चल गया कि यहां से दीवार कच्ची। अब सुल्तान ने कहा अपना पूरा फोकस यहां किया जाए, इस साइड से तोड़ के अंदर घुसेंगे। उधर मेरे जैसा कोई एक आलसी था, वो सुबह राई का एक बोरा उठा के वहां गया सुल्तान को। सुल्तान राई लाया हूं, ले लो। सुल्तान ने कहा तोलो, 1 रुपए किलो से राई तोल लो। उसने कहा रात तो 100 रुपए किलो ले रहे थे, अब 1 रुपए किलो ही। हमारे मारवाड़ी में कहते हैं कि सुल्तान ने कहा कि राई रा भाव रात ही गया, कि राई वाले भाव तो रात ही चले गए। तो आज भी कोई आदमी जब कोई काम हो जाता उसके बाद पहुंचता है, कहता ये काम मुझे करवाना था कि आरएस का फॉर्म निकला, लास्ट डेट थी उसकी मान लो 20 तारीख और आप 21 को गए, आपने कहा आरएस का फॉर्म भरना है। यदि मारवाड़ी दुकान वाला होगा तो वो आपको कहेगा कि रायरा भाव राते ही गया। जो हिंदी की आपकी कहावत होती है कि अब पछताए हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत, उसका राजस्थानी वर्जन है ये। और तब से ये दोहा बना, ये कहावत बनी कि जालोर का किला राई के भाव बिक गया था। आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे कभी कि किस किले के बारे में कहा जाता है कि वो किला राई के भाव बिक गया था, तो जालोर किले के बारे में कहा जाता है। कहानी यहां से थोड़ी सी आगे ये कि बिका दैया को खूब सारे पैसे मिले। बिका दैया उन पैसों को लेकर जब अंदर गया, अपने दारू वारू पी के सेट होके गया, गाने गाते हुए गया, अपनी पत्नी को पैसे दिए और गाना गुनगुनाया उसने कि अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। वाइफ ने पूछा कि इतने पैसे लाए कहां से, तुम एक साधारण से सैनिक, इतना धन तुम्हारे पास में कहां से आया? वो दारू पिया था, उसने कहा तू रख दे अंदर ले जाएगी, इतना लोड क्यों लेती है, मजे कर तू, पैसे की लगा दूं डेयरी में। अरे तो पैसे हैं, रानी बनेगी तू रानी, मत तेरा राजा तू मेरी रानी है। अब तो बताओ तो सही कहां से क्या है। तो जबान बहुत चलाती है, आम खाने हैं गुठलियां गिननी है। उसने कहा फिर भी इतना धन हमारे पास कैसे आ सकता है। और बिका दहिया ने दारू के नशे में वो बात अपनी पत्नी, जिसका नाम कई जगह हीरा दे लिखा हुआ था, उसको बता दी कि मैंने ऐसे ऐसे अलाउद्दीन खिलजी को किले के अंदर आने का रास्ता बता दिया है। कल अलाउद्दीन खिलजी कानड़ देव और वीरम देव को मारकर किले पर अधिकार कर लेगा और मुझे यहां का राजा बनाएगा।
वो शराब पिया हुआ था, बिस्तर पर गिरते ही सो गया। उसकी पत्नी हीरा दे ये सोचती है कि विश्वासघाती मेरा पति है, ये देशद्रोही मेरा पति है, और उसे लगता है कि ऐसे विश्वासघाती और देशद्रोही पति के होने से ज्यादा अच्छा है कि पति हो ही ना।